हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। दो हम्म दो अलग अलग डेटा हैं, लेकिन ध्यान से देखो इसमें हम्म। टेबल नहीं है, हाँ, सीट ही आ रही है वो पूरी ना। पूरी शीट है, ठीक है। अलग अलग टेबल नहीं बनाई है मैंने, नहीं नहीं। ठीक है। अब इस डेटा को जब हम पावर बीआई में कनेक्ट करते हैं तो देखो कैसे हम्म आता है। एक हमारे पास ये चॉइस होती है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके और हम करें जाके, करेक्ट। हम्म अब यहाँ पे अगर हम टेबल में पहले से हमने कन्वर्ट नहीं किया है तो क्या होगा, हमें ये हम्म 3 अलग कॉलम करने हम्म पड़ेंगे इस हम्म। तरीके से, और इसी का एक डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, और फिर उसमें उसको क्या करना उसको है, ये वाले उसमें बाकी कॉलम रखने करते हैं, पड़ेंगे, हाँ ये नहीं। ठीक है, ये वाला। इस राइट। तरीके से हमें हम्म करने पड़ते हैं, लेकिन इसका एक हम्म शॉर्ट की या स्मार्ट वे भी है, हम्म ठीक है। कैसे, वो दिखाता हूँ। हम्म स्मार्ट वे ये है कि जब आप कनेक्ट करते हो डेटा, ठीक है, जैसे आपने इंपोर्ट किया डिपार्टमेंट एंड ओपन, कुछ सेकंड रुकना है आपको। ये जब हो रहा है ना तो कुछ सेकंड रुकना है, और जब आप कुछ सेकंड रुकोगे ना तो नीचे देखो सजेस्टेड हम्म। टेबल आ गई। हाँ, ओके। अब आप इस पे क्लिक करोगे, डेटा देखो वही दिख रहा है, हम्म। और दूसरी अच्छा, टेबल सीट पे पे क्लिक क्लिक ना करोगे। करके इन पे कर दो। हाँ, तो आपको अगर इन दोनों को लेके आना है तो आप जस्ट हम्म इनको लोड कर दो हम्म सेलेक्ट करके। हम्म। अब क्या होगा, सिस्टम अलग स्मार्ट अलग। वे से दोनों को ही सैग्रीगेट कर देगा, और आपको दो अलग मॉनिटर अलग टेबल क्रिएट टेबल करके दे दे। देगा, जो कि आप ऑलरेडी करना चाहते हो, ठीक है। तो ये स्मार्ट वे है कि आप अगर 2 सेकंड 3 सेकंड भी वेट करोगे वहां पे सिलेक्शन से पहले, तो आपको ये टेबल खुद से प्रोवाइड करके दे देगा। अगर टेबल व्यू में देखोगे तो आप डेटा देखो, ये आ रहा है, और दूसरी टेबल में हम्म ये आ रहा है, करेक्ट। जिन्होंने पावर क्वेरी नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है, और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी है। अगर आप इसको देखोगे जाके पावर क्वेरी में, तो देखो सिस्टम ने कितने स्टेप्स फॉलो किए हैं, देखो एक टेबल में, हम्म उस डेटा को क्लियर करने के लिए। सेम फॉर दिस टेबल, हम्म ठीक है। नाउ चेंज टाइप स्टेप में ऑलवेज सजेस्ट करता हम्म हूं कि हटा दो, अपनी मर्जी से लगाओ, जहां पे जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है हम्म वहां मत लगाओ, ठीक है। तो आप देख रहे हो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली खुद से कितने स्टेप जनरेट करके आपका डेटा रिफाइन करके 2 सेकंड में दे दिया। उसको ये काम करने पड़े, सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़े, तब उसने आपका डेटा फाइनल कर पाया, ठीक है। बट आपको अगर पता है तो ये स्मार्ट वे आप फॉलो कर सकते हो। नाउ टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि जनरेट डेक्स एंड जनरेट ऑल डेक्स, ये दोनों ही क्या करते हैं, आउटपुट में दोनों ही आपको टेबल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो जनरेट डेक्स है या जनरेट ऑल डेक्स है, वो दोनों ही आपको आउटपुट में टेबल प्रोवाइड करते हैं। नाउ कैसे प्रोवाइड करते हैं देखते हैं। यहां पे लिखते हैं यूज ऑफ जनरेट डेक्स, और यहां पे हमने जनरेट लिखा, डेक्स आ गया। अब आर्गुमेंट में ये सिर्फ 2 ही टेबल एक्सेप्ट करता है, मतलब लिमिटेशन है कि आप 2 से ज्यादा टेबल सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेबल 1 हमारी ये रही, टेबल 1 हमने टेबल 1 दे दिया, कॉमा। अब ये कह रहा है टेबल 2, तो हमने टेबल 2 दे दिया। इतनी सी आर्गुमेंट है, और इतने से ही वो डेटा प्रिपेयर करके देता है। नाउ डेटा प्रिपेयर करके आउटपुट क्या दिया वो देखते हैं। अभी ये डेटा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या इसने इतना सारा दे दिया, कहां से दे दिया, करेक्ट। अब हम जाते हैं टेबल 1 पे,
टेबल 1 में अगर ध्यान से देखो तो कितनी रो है? 3 + 3 6 है। टेबल 2 में 3 + 3 + 1 यानी 7। टेबल 2 में 7 रो हैं और टेबल 1 में 6 रो हैं। तो जब आप जनरेट को यूज करते हो तो वो 18 कर देगा। 7 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कर देगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी टेबल 1 में जितनी रो हैं मल्टीप्लाई कर देगा टेबल 2 में जितनी रो है। 2 से ओके। तो अगर इसमें 6 रो है और इसमें 7 है तो कितनी हो गई? 42 रोज। 42। यहां देखो 42 रोज दिख रही हैं नीचे ये। अगर आप इसको काउंट करोगे तब भी 42 ही आएंगे। और वो 42 क्यों आ रही हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। ये करता क्या है, टेबल 1 की फर्स्ट रो जो है उससे क्रॉस करता है टेबल 2 की 2 सारी की रो। सारी रो को। ठीक है। फिर ऐसे ही टेबल 1 की सेकंड रो से क्रॉस करता है टेबल 2 की सारी रो। ऐसे ही 3 4 5 जितनी भी रो होंगी वो हर एक रो दूसरी टेबल की सारी रो से क्रॉस करेगी जाके। ठीक है। तो जब क्रॉस करेगी तो हमारे पास कितनी रो होंगी? जो भी फर्स्ट 42। टेबल में रो हैं वो मल्टीप्लाई बाय सेकंड टेबल में रो हैं वो। तो फर्स्ट टेबल में हमारी 6 रो थी, सेकंड टेबल में हमारी 7 रो थी और दोनों का जब मल्टीप्लाई हुआ तो आउटपुट आया 42 रोज जो कि यहाँ पे मिला। लेकिन अब इन 42 रोज का यूज कहाँ है? जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ा है या थोड़ा भी एसक्यूएल के बारे में नॉलेज है, एक फंक्शन होता है एसक्यूएल में क्रॉस ज्वाइन। और क्रॉस ज्वाइन कुछ नहीं यही होता है जहां पे आपकी दो टेबल हैं और उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप दोनों को क्लब करके एक टेबल बनाना चाहते हो तो होता है क्रॉस ज्वाइन। यानी हर एक रो से उसकी सारी यानी टेबल 1 की फर्स्ट रो से टेबल 2 की सारी रो क्रॉस करेंगी। यानी प्रोबेबिलिटी जो चेक होती है वो ऐसे ही होती है। ठीक है। तो ऐसे अब अगर आप देखोगे तो टेबल 1 में फर्स्ट रो क्या थी? 100 एम्प्लॉय आईडी। करेक्ट। तो मैं यहां से 100 एम्प्लॉय आईडी को फिल्टर कर देता हूं। अब देखो क्या आया? MIS था डिपार्टमेंट टेबल 1 में। 100 एम्प्लॉय आईडी जहां भी थी उसका डिपार्टमेंट MIS था। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ तो MIS है बट इसने क्या किया? 100 से भी क्रॉस किया, सेकंड यानी 200 300 400 500 600 और 900 यानी जितनी रो थी सबसे क्रॉस किया और एक क्रॉसिंग टेबल बनी 100 की। नाउ ऐसे ही 200 की क्रॉसिंग टेबल बनी, ऐसे ही 300 की क्रॉसिंग टेबल बनी। करेक्ट। और फाइनली सारी टेबल क्लब होके एक सिंगल टेबल बन गई। तो जो इंटरनली हो रहा है वो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे हो रहा है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसी जहां पे कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन मींस कोई भी कॉलम एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, बट स्टिल आप वो डेटा सिंगल टेबल में लाना चाहते हो तो सिस्टम ऐसे ही लाएगा। ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई? सेम इसी को हम क्रॉस ज्वाइन भी कहते हैं। अगर आप एक फंक्शन होता है क्रॉस ज्वाइन और वो क्या प्रोवाइड करता है हमें? क्रॉस ज्वाइन हमें आउटपुट में टेबल देता है। ठीक है। हम क्रॉस ज्वाइन भी पढ़ रहे हैं। यूज ऑफ क्रॉस ज्वाइन। ठीक है।
जैसे आपको याद है, आपने जब पावर क्वेरी की क्लासेस चल रही थी तो मर्ज क्वेरी में एक ज्वाइन था फुल आउटर ज्वाइन। वो फुल आउटर ज्वाइन यही होता है, ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड ऑल फ्रॉम सेकंड टेबल। ठीक है, तो क्रॉस ज्वाइन हम कैसे करते हैं? क्रॉस ज्वाइन में देखो टेबल 1 मांग रहा है तो हमने टेबल 1 दे दिया, कॉमा। टेबल 2 मांग रहा है, हमने टेबल 2 दे दिया। अब इसमें और भी फैसिलिटी है कि आप नंबर ऑफ टेबल कर सकते हो। वहां पे हमारे पास क्या लिमिटेशन थी? वहां पे 2 ही टेबल आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल टेबल कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब देखो कितनी रो आई, 42। अब अगर मैं 100 को फिल्टर करूं तो क्या हुआ? 7 रो है। सेम वही आंसर है जो यहां पे आया, करेक्ट? यहां तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताए मुझे। आ रहा है। अगर आ रहा होता तो एक क्वेश्चन आता कि जब दोनों ही सेम में आंसर काम कर करता रहे है हैं तो तो फिर अलग यूज अलग क्या क्यों है? बनाया? ठीक है, सिर्फ जो बता रहा हूं उसी पे नहीं, आगे भी सोचोगे तब काम होगा। तो अब आते हैं कि फिर इसका और इसका यूज क्या है। तो देखो दोनों का यूज बता देता हूं। अगर आप यूज ऑफ क्रॉस ज्वाइन करोगे तो वो ऑलवेज सेम आंसर देगा, यही जैसे दे रहा है। लेकिन जब हम जनरेट को यूज करेंगे तो जनरेट का आंसर बदलेगा। कैसे बदलेगा? जनरेट का आंसर, अगर आप विदाउट रिलेशनशिप, आप यहां मैनेज रिलेशनशिप पे जाओ तो अभी देखो इस रिलेशन को मैं डिलीट कर देता हूं। यहां ऑटोमेटिकली ये बना है, हाउएवर मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, हमारे पास कोई रिलेशन नहीं बनी, विदाउट रिलेशन है, और इसका आंसर सेम है 42 रोज, इसका भी आंसर 42 रोज। ठीक है, नाउ अब अगर हम रिलेशन बनाएं तो चीजें बदलेंगी। जैसे टेबल 1 का रिलेशन टेबल 2 से कर देते हैं और एम्प्लॉय आईडी कॉमन हो गई। ठीक है, रिलेशनशिप हम उसमें भी मर्ज क्वेरी जब यूज कर रहे थे पावर बनाते क्वेरी में हैं। तब भी ऐसा ही बन रहा था। ठीक है, तो सेव, अब सेव किया। अब ये देखो यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है, ये एक्टिव है तब तो ठीक है। अगर आप इनएक्टिव कर दोगे तो भले ही रिलेशनशिप होगी यहाँ पे, बट वो वर्क नहीं वो करेगी। नहीं करेगी। ठीक है, तो आप इसको इनएक्टिव भी कर सकते हो, हाउएवर रिलेशनशिप रहेगी। ठीक है, मैं इसको अभी एक्टिव रख रहा हूं, और एक्टिव रिलेशन के बाद भी देखो कोई डिफरेंस नहीं आया। 42 रोज यहाँ भी हैं, 42 रोज यहाँ भी हैं। ठीक है, तो सिर्फ अब क्या हमें पता चला कि सिर्फ रिलेशनशिप होने से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। नाउ इम्पैक्ट कैसे होता है? इम्पैक्ट होता है जब आप फर्स्ट टेबल तो नॉर्मली लिखते हो, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप होने के बाद यहाँ पे रिलेटेड टेबल का डेक्स यूज करते हो और उसमें टेबल 2 यूज करते हो। अब देखो बदल जाएगा। यूनिक देगा क्या? अब क्या हुआ? इसने टेबल 1 में जो था ना वो ही दे दिया, और जो टेबल 2 का था जो कॉमन है ना दोनों में वो दे दिया इसने उठा के। करेक्ट, इसने पहले जो वो क्रॉस ज्वाइन कर रहा था विदाउट रिलेशनशिप और विदाउट रिलेटेड टेबल, जो क्रॉस ज्वाइन कर रहा था वो नाउ इनर ज्वाइन में कन्वर्ट हो गया। हाउएवर फंक्शन हमने चेंज नहीं किया, फंक्शन जनरेट ही है, बट नाउ वो इनर ज्वाइन बन गया। इनर ज्वाइन का मतलब जो दोनों टेबल में कॉमन हो। अब एम्प्लॉय आईडी वहां भी ये कॉमन है,
और यहाँ भी कॉमन है, यानी टेबल 1 में भी 100, 200, 300, 400 अवेलेबल है और टेबल 2 में भी सेम अवेलेबल है, लेकिन 500, 600, 900 यहाँ नहीं है और 800, 700 यहाँ नहीं है। तो इसने क्या किया, दोनों के ही नॉन कॉमन रो हटा के सिर्फ कॉमन रो रख दिए। यानी एक फंक्शन दो तरीके से काम कर रहा है। अगर आप रिलेशनशिप एंड रिलेटेड टेबल डेक्स के साथ जाते हो तो वो इनर ज्वाइन का काम करता है, यानी सिर्फ कॉमन रो उठाता है दोनों टेबल से, ठीक है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप एंड रिलेटेड टेबल डेक्स के साथ नहीं जाते हो या सिर्फ रिलेशनशिप के साथ जाते हो तब भी वही रिस्पॉन्स करेगा, अगर रिलेटेड टेबल के साथ सिर्फ जाते हो तब भी वो वही रिस्पॉन्स करेगा। अब सपोज मान लो कि अभी हमने ये देखा था, अगर हम रिलेटेड यहां यूज ना करें तो क्या होगा, क्रॉस ज्वाइन का फिर तो आंसर वो देगा, ठीक है। नाउ मैं रिलेटेड यूज कर रहा हूं, लेकिन अब मैंने क्या किया, रिलेशनशिप हटा दी। एक बार मैं इनएक्टिव करके देखता हूं, अब क्या हुआ, जनरेट ही है ना, रिलेशनशिप इनएक्टिव हो गई, रिस्पॉन्स क्या हुआ, वापस। यानी जब तक दोनों चीजें एक साथ यूज नहीं होंगी, यानी रिलेशनशिप एक्टिव होनी चाहिए, उसके साथ तभी ये साथ रिलेटेड टेबल वाला काम करेगा। रिलेटेड टेबल भी होना चाहिए, तब ये इनर ज्वाइन का काम करेगा। अगर दो में से किसी एक उसको आपने यूज नहीं किया, यानी या तो रिलेशनशिप ना हुई या रिलेटेड टेबल ना हुआ, तो ये वापस क्रॉस ज्वाइन का आंसर करेगा, कार्टेशियन। ठीक है। यहां तक किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन हो, अच्छा अभी मैंने कुछ देर पहले ये कहा था कि जहां पे नॉन कॉमन फील्ड हो, तो नॉन कॉमन जब फील्ड होंगे तो ऑब्वियसली है कि हम रिलेशन नहीं बना सकते, करेक्ट। अगर मान लो करेक्ट। यहाँ पे क्या बोलते हैं, टेबल टूल में गए, रिलेशनशिप पे गए, यहाँ पे हमने जो ये एम्प्लॉय आईडी कॉलम नहीं होता या डिपार्टमेंट नहीं होता, या मतलब कोई ऐसे कॉलम होते जो एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे थे वैल्यू उनकी, तो कॉमन रिलेशनशिप तो फील्ड नहीं नहीं है बनता, दोनों में। रिलेशनशिप तो बनता नहीं, राइट। करेक्ट। और ना। जब रिलेशनशिप नहीं बनता तो रिप्लाई क्या आता, हम्म, क्रॉस ज्वाइन का, ठीक है। जैसे फिर एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक यहीं पे टेबल क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एंटर डेटा पे गए, यहाँ पे मैंने नेम लिखा और दूसरे कॉलम में लिखा डेजिग्नेशन, ठीक है। नेम मेरा है ए, डेजिग्नेशन है एनालिस्ट, ठीक है। नेम मेरा है बी और डेजिग्नेशन है सीनियर एनालिस्ट, ठीक है। ये एक टेबल हो गई, सैंपल टेबल 1, इसका नाम लिख देते हैं, और एक और टेबल बनाते हैं और इसका लिख देते हैं सपोज डिपार्टमेंट एंड हॉलीडे, ठीक है। डिपार्टमेंट हमारा MIS हो गया और हॉलीडे हमारा यस या नो में लिख रहा हूँ मैं, डेट नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जांपल देखना है। ये हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट, हॉलीडे नो,
और ये हो गया सैंपल टेबल 2। अब देखो सैंपल टेबल 1 ये है और सैंपल टेबल 2 ये है, इसमें क्या कोई कॉमन चीज है? मे बी एनालिस्ट। यहाँ पे नेम और डेजिग्नेशन है और यहाँ पे डिपार्टमेंट और हॉलीडे है, क्या कुछ कोई कॉमन नहीं है? है। कुछ हाँ भी कॉमन नहीं है, डिपार्टमेंट में वहाँ पे हाँ नहीं है, नहीं कोई है। भी कॉमन नहीं है। यहाँ डेजिग्नेशन है, यहाँ डिपार्टमेंट है, कुछ भी कॉमन ठीक नहीं है। है, तो आप रिलेशनशिप बना नहीं सकते। नहीं ठीक है, और जब रिलेशनशिप नहीं बनेगी और तो आपको ये कार्टेशियन कंबाइन होगा आंसर। कंबाइन करना है तो फिर क्या करोगे? हम्म, फिर यही एक ऑप्शन बचता है कि आप जनरेट क्रॉस यूज जॉइन। करो। ठीक है, हम्म, जनरेट यूज हम्म, करोगे तो आप सैंपल टेबल 1 कॉमा सैंपल हम्म। टेबल हाँ 2 फिर तो वो ये क्रॉस जॉइन करके दे देगा क्रॉस वो। ज्वाइन वो बनेगा, यानी ए का एमआईएस के साथ भी क्रॉस ज्वाइन होगा, बी का भी एमआईएस के हम्म, साथ होगा, फिर ए का फाइनेंस के साथ भी होगा, बी का फाइनेंस के साथ, इस तरीके से बनेगा। बिकॉज आप रिलेशनशिप बना ही नहीं सकते, कुछ है ही बना नहीं। ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि तो फिर हम जनरेट ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्रॉस जॉइन भी कर हम सकते हैं। क्रॉस ज्वाइन क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? यहाँ पे लिमिटेशन भी है कि 2 ही टेबल हैं, क्रॉस ज्वाइन में तो मल्टीपल हम्म, टेबल हम दे सकते हैं। करेक्ट, हम हम्म, जनरेट इसलिए यूज कर रहे हैं, क्रॉस ज्वाइन आप यूज कर सकते हो नो डाउट, बिकॉज एक आंसर आप मल्टीपल वे से ला सकते हो। हम्म, करेक्ट, आप क्रॉस ज्वाइन भी यूज करो, आप जनरेट भी यूज करो, लेकिन जनरेट का फायदा ये है कि अगर आप रिलेशनशिप फ्यूचर में बना सकते हो तो आपको हम्म, फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं हो पाएगी। रिलेशनशिप बनाओ, रिलेटेड टेबल का डेक्स ऐड करो और यूज करो, तो वो मगर डबल वे में काम कर रहा है। क्रॉस क्रॉस जॉइन में नहीं कर सकते ना, है ना। हाँ, क्रॉस ज्वाइन में ये फैसिलिटी नहीं है। कैसे नहीं है? देखो क्रॉस ज्वाइन अगर हम इसको यूज करते हैं, मान लो जैसे ये हमने यूज किया था अभी रिलेटेड के साथ, ठीक है, हम्म, हम्म, क्रॉस ज्वाइन करते हैं तो देखो क्या आता है। क्रॉस ज्वाइन टेबल 1 दिया तो हमारी टेबल 1 शीट 1 है ना, टेबल 1 शीट 1 कॉमा रिलेटेड और शीट तो 2, टेबल 2 शीट 2, हाँ यही है। ठीक है, अब देखो क्या इसने आंसर दिया, हम्म, क्या हम्म, आंसर आया 42, यानी क्रॉस ज्वाइन वो मतलब ठीक। क्रॉस ज्वाइन। आप हम्म, आप उसको हिला नहीं सकते, आंसर वो बदलेगा नहीं, आप चाहे रिलेटेड टेबल लगा लो, चाहे आप कुछ भी लगा लो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे शायद मैंने अभी इनएक्टिव कर रखी है, रिलेशनशिप हाँ। इसको हम एक्टिव कर देते हैं। ये लो, अब तो एक्टिव हो गई, बट हम्म, स्टिल 42 क्रॉस ज्वाइन के साथ और रिलेटेड टेबल के साथ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं उस डेक्स में। हाउएवर जैसे समराइज सेम रिजल्ट देता है, समराइज कॉलम भी सेम हम्म, रिजल्ट देता है, बट समराइज कॉलम के अपने फायदे हैं, वहां पे फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो इन बिटवीन। करेक्ट, तो वही चीज है राइट। कि मल्टीपल चीजें आती हैं, उनको आप मल्टीपल वे में यूज कर सकते हो। तो सबको क्लियर? अगर आपको विदाउट रिलेशनशिप कुछ ऐसा आ रहा है तो आप उनको क्रॉस ज्वाइन ना यूज करके जनरेट के साथ भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी रिलेशनशिप बनी हुई है तो आप जनरेट को एज ए इनर ज्वाइन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जनरेट ऑल में अब कुछ कंफ्यूजन, ए सॉरी जनरेट में, जनरेट ऑल में। नहीं। अब आते हैं जनरेट ऑल। जनरेट ऑल क्या करता है?
जनरेट ऑल भी आपको आउटपुट में टेबल ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूज ऑफ जनरेट ऑल। ठीक है, जनरेट ऑल हमने किया। सेम इसकी भी आर्गुमेंट होती है कि दो ही टेबल ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो टेबल 1 यानी हमने शीट 1 दे दिया, कोमा टेबल 2 यानी शीट 2। और अब इसका अगर आंसर देखोगे तो क्या आएगा, 42 रोज। क्या आया, यानी जो रिप्लाई जनरेट ने दिया सेम रिप्लाई जनरेट ऑल ने दिया, कुछ भी अलग नहीं है। करेक्ट। नाउ अब हम जाते हैं इसको, हमारी रिलेशनशिप ऑलरेडी बनी हुई है, एक बार दिखा देता हूं, ये देखो एक्टिव रिलेशन है। करेक्ट। अब हम इसको वैसे ही यूज करते हैं जैसे हमने जनरेट के साथ यूज किया। ठीक है, रिलेटेड। रिलेटेड के साथ। तो रिलेटेड टेबल के अंदर जब हम शीट 2 यानी टेबल 2 देंगे तो देखो क्या होता है। कुछ समझ में आया क्या हुआ? अब इनने बिगर उसके ना क्रॉस के दे दिए दोनों टेबल उठा के। पहले एक तो तीन ये चार। जनरेट आपका इनर ज्वाइन दे अच्छा, रहा अब था, हाँ हाँ। लेकिन जनरेट ऑल आपका लेफ्ट ज्वाइन दे रहा है, लेफ्ट। जो कि पावर क्वेरी में आप लेफ्ट आउटर बोलते हो। यानी ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल मैचिंग फ्रॉम सेकंड टेबल। ये देखो, टेबल फर्स्ट को देखो, 1 2 3 4 तो कॉमन है, बट 700 और 800 ये मैच नहीं करते हैं, इसमें नहीं है 700 और 800। करेक्ट। तो जब इसने दिया तो क्या हुआ, 700 800 क्या कहता है लेफ्ट आउटर, ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल। तो उसने फर्स्ट टेबल की 6 रो दे दी। मैचिंग फ्रॉम सेकंड टेबल, सेकंड टेबल की सिर्फ 4 ही मैच कर रही थी। समझ में आया? अब याद करो वो टाइम जब मैं पावर क्वेरी बता रहा था और मैंने ये कहा था कि ट्राई करना कि ग्रुप बाय एंड मर्ज क्वेरी जितनी कम यूज करो पावर क्वेरी में। कहा था कि ट्राई करना कि आप मर्ज क्वेरी एंड ग्रुप बाय का यूज कम से कम करो। अगर आपके पास फैसिलिटी है या ऑप्शन है तो आप इनको डेक्स में यूज करो। डेक्स में का। तो अब डेक्स में आप यूज कर सकते हो या नहीं? इनर ज्वाइन आप यूज कर सकते हो, प्लस लेफ्ट आउटर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका एक और वे दिखाते हैं। मैं फिर से जनरेट टेबल के साथ जा रहा हूं, यूज ऑफ जनरेट बट विद टेबल 2। ठीक है, कैसे? जनरेट जब मैं लिखूंगा, पहले मैं क्या कर रहा था, टेबल 1 को टेबल पहली दे रहा था। करेक्ट। अब मैं टेबल 2 को पहली टेबल दे रहा हूं, यानी टेबल 2। नाउ अगर मैं टेबल 1 को यहां सीधा लिख दूंगा तो ये क्या करेगा, वही सेम आंसर करेगा कि भाई 42 रोज मुझे दे देगा। ठीक है, नाउ मैं 42 नहीं चाहता, अब मैं रिलेटेड लगा के यूज कर रहा हूं। तो रिलेटेड टेबल जब मैंने यूज किया यहां पे, तब देखो क्या आंसर करेगा। इसका आंसर नहीं बदला, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आंसर बदलेगा। यहां पे जनरेट है, जनरेट में क्या है डिपार्टमेंट में, एमआईएस ऑप्स फाइनेंस एचआर। और यहां पे देखोगे तो क्या है,
MIS Ops Finance HR, हम्म, MIS Ops Finance HR। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये फाइनेंस यहां पे है, ये फाइनेंस यहां पे है, मतलब रिप्लाई दोनों का सेम है। चाहे आप टेबल फर्स्ट करो पहले, चाहे आप टेबल सेकंड करो पहले, दोनों का आंसर सेम है, लेकिन पहले डेटा टेबल फर्स्ट का आएगा, क्या फिर आएगा? टेबल सेकंड का आएगा। जो भी आपने पहली बार जो फर्स्ट टाइम टेबल जो भी सेलेक्ट की है, उसका डेटा पहले दिखेगा, सेकंड टेबल का डेटा बाद में दिखेगा, लेकिन दोनों का कॉमन डेटा होगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड टेबल हमने पहले दी थी तो सेकंड टेबल का डेटा पहले दिखेगा, फर्स्ट टेबल हमने बाद में दी है तो फर्स्ट टेबल का डेटा बाद में दिख रहा है। हाउएवर आउटपुट सेम है। नाउ अगर हम यही जनरेट ऑल में करें तो यूज ऑफ जनरेट ऑल विद टेबल 2, जनरेट ऑल, इस बार मैंने टेबल 2 दिया पहले, कोमा रिलेटेड टेबल, और इसमें मैंने टेबल 1 दे दिया। और अब देखो अब क्या हुआ, अब सेकंड टेबल लेफ्ट टेबल है तो पहले उसने लेफ्ट टेबल का आउटर लगा दिया। करेक्ट। अब क्या हो गया ये, अब ये राइट आउटर की राइट। तरीके से काम कर रहा है कि राइट ऑल फ्रॉम सेकंड टेबल मैचिंग, नहीं सॉरी, हमने टेबल का सीक्वेंस ही चेंज कर दिया तो वो वापस से लेफ्ट आउटर बन गया है। ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल, यानी फर्स्ट टेबल की ये, अब अगर देखोगे टेबल 2 में हमारे यही थे 600 900 500, ये 500 600 900 मैच नहीं कर रहे थे, इसमें 500 600 और 900 मैच नहीं कर रहे, इसने वही दिए, और जहां मैच नहीं कर रहे वहां पे ब्लैंक छोड़ दिया। यानी ऑल फ्रॉम फर्स्ट टेबल, जो कि फर्स्ट टेबल हमारी ये थी, मैचिंग फ्रॉम सेकंड टेबल, यानी इससे सिर्फ मैचिंग डेटा। जब पावर क्वेरी में मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने कहा था कि आपको लेफ्ट आउटर राइट आउटर दोनों सीखने की जरूरत नहीं है, बस टेबल का सीक्वेंस बदल दो। जो टेबल हम बाद में सेलेक्ट कर रहे थे उसको पहले कर दो, जो पहले कर रहे थे वो बाद में कर दो, राइट आउटर सीखने की जरूरत ही नहीं है, सेम वही है। मतलब दूसरी टेबल से जो मैचिंग डेटा है सिर्फ वो रखेगा सिस्टम, नॉन मैचिंग डेटा के सामने ब्लैंक कर देगा। ठीक है, अब इसमें जो सबसे मेन पार्ट है वो अब आता है, और मेन पार्ट क्या है, एक्सेल पे गए, अभी ध्यान से देखो आप, हेडर क्या है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंडरस्कोर लगा हुआ है और पूरा पूरा नाम है कहीं। करेक्ट। आप देखो अगर मैं सेम कर दूं तो कहानी बदल जाएगी, मैंने दोनों सेम कर दिए। नाउ अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, स्टैक कर देगा। क्या हुआ, column with the name of employee ID already exists in the use of generate dex table। मतलब ये हुआ कि जनरेट जो भी डेक्स है, जनरेट या जनरेट ऑल, दोनों ही दो टेबल तो एक्सेप्ट करते हैं, बट उनके नेम सेम नहीं होने चाहिए। अगर दोनों के नेम सेम हैं तो आपका सिस्टम एरर जनरेट करेगा, और ये आपको बहुत
जगह ऐसा मिलेगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, बट ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, अब मैं पावर क्वेरी में ऐसा इशू नहीं है ना सर? नहीं, पावर क्वेरी में नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से मैं ये सब कुछ डिलीट कर रहा हूं, अब इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, अब ये रिफ्रेश हो गया, एरर खत्म। अब देखो दोनों के हेडर्स भी सेम हो गए, करेक्ट। इसमें मुझे लग रहा है स्पेस है, आई थिंक, इसमें सेकंड टेबल में। नहीं, सेकंड नहीं है वो, अच्छा ओके, उसका अलाइनमेंट है उधर। ठीक है, अब इसमें अगर हम जनरेट लगाते हैं तो देखो सिस्टम क्या रिफ्लेक्ट करेगा, विद सेम हेडर। ठीक है, जनरेट और टेबल 1, तो टेबल 1 में हमने टेबल 1 दे दिया, कॉमा टेबल 2, तो हमने टेबल 2 दे दिया। अब जो ही हमने ये टेबल 2 दिया और ब्रैकेट क्लोज किया, अब देखो एरर आ रहेगा। क्या लिखा है? द कॉलम विद द नेम ऑफ एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द टेबल। अब क्या करें? किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? हमें नेम बदलने भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे अपना काम भी कर लेना है। कॉलम वो हम कॉलम सेलेक्टेड कॉलम लगा देते हैं किसी एक टेबल के ऊपर, और इसी उसके अंदर हम उसको एडजस्ट करके करेंगे तो ये हो जाएगा। करेक्ट, मतलब प्रैक्टिस हुई है, चलो खुशी हुई है जान के कि प्रैक्टिस हुई है। ठीक है, अब टेबल 1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम टेबल 2 में कर देंगे चेंजेस तो हमारे अकॉर्डिंगली टेबल 1 से मैच नहीं होंगे, तो वो एरर नहीं आएगा। तो हम जो टेबल 2 डाल रहे हैं उसको हम कहीं फिजिकली टेबल नहीं बना रहे हैं, हम वर्चुअली टेबल बना रहे हैं। और वर्चुअली टेबल में हम क्या करेंगे? सेलेक्ट कॉलम्स, सेलेक्ट कॉलम्स में सप्लाई क्या करेंगे? टेबल 2। ठीक है, और इसमें हम नेम दे देंगे एम्प्लॉय आईडी की जगह कुछ भी हम दे दें। ठीक है, एम्प्लॉय अंडरस्कोर चलो आईडी कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे हम विदाउट कैलकुलेशन जस्ट एम्प्लॉय आईडी का, सॉरी टेबल 2 से आएगा, एम्प्लॉय आईडी का कॉलम हम यहां डाल देते हैं। ठीक है, एक ही कॉलम में लेके आया। अब देखो कहानी क्या हुई, जब मैंने एक ही कॉलम दिया तो आउटपुट में एक ही कॉलम आया दूसरी टेबल से। तो हमें एक ये भी बेनिफिट हो गया कि अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम्स यूज करें तो हमें जो कॉलम रिक्वायर्ड है हम सिर्फ वही कॉलम लेके आएंगे, पूरी टेबल लाने की नीड नहीं है। ठीक है, नाउ अगर मुझे यहाँ डिपार्टमेंट लाना है तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी की जगह डिपार्टमेंट कुछ भी कर दिया, डिपार्टमेंट पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ एम्प्लॉय आईडी की जगह मैं कौन सा कॉलम लेके आ रहा हूँ? डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आ गया वही कॉलम। ठीक है, अब मुझे अगर 2 कॉलम लाने हैं तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा कॉलम भी लाऊंगा, लाइक मैं नेम ला रहा हूँ। ठीक है, मैं एम्प्लॉय नेम ना लिख के मैं नेम लिख रहा हूँ। कुछ मैंने गलत किया क्या? जिगजैग लाइन आ रही है। ओके, यहाँ पे क्लोज हो गया था ये। हाँ ये बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ और उसके बाद एम्प्लॉय नेम टेबल 2 से, और मैंने दूसरा कॉलम यहाँ पे आ गया। तो अब जनरेट के साथ नॉर्मल जनरेट यूज करना बेटर है या सेलेक्ट कॉलम के साथ लाना बेटर है? ठीक है, नाउ
अब मैं कह रहा हूं कि मुझे वही यूज करना है, रिलेट वाला। तो मेरी रिलेशनशिप तो बनी नहीं है, ठीक है, रिलेशनशिप हट गई क्योंकि मैंने टेबल डिलीट किए थे। नाउ मैं दोबारा से रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप एक तो आप यहां से बना सकते हो, ये जो कैंसल टेबल टूल जो आता है ऑप्शन, उससे बना सकते हो। होम टैब के अंदर मैनेज रिलेशनशिप का ऑप्शन आता है, यहां से बना सकते हो, ठीक है। ये डेक्स की रिलेशनशिप है, पावर क्वेरी की नहीं, ध्यान रखना। तीसरा, ये वाला जो टैब है तीसरा, मॉडल व्यू, मॉडल व्यू से भी बना सकते हो। कैसे? मॉडल व्यू पे जब जाओगे, ये मैं बंद कर दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह मुझे दिखे। अब मुझे रिलेशन किस में बनानी है? टेबल 1 और टेबल 2 में। मैं क्या करूंगा, जस्ट एम्प्लॉय आईडी के सामने ड्रैग करके डाल दूंगा, ये पॉपअप ओपन होगा, सेव। ये देखो बन गया। अब इनको कहीं भी आप रखो, वो साथ में चलेंगे। ये देखो, देख रहे हो, कहीं भी रखो आप, कितनी भी, बीच में इसको डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, वो चलता रहेगा। देख रहे हो? और इसको ध्यान से देखो, तो ये 1 लिखा हुआ है, ये भी 1 लिखा हुआ है। जब तक आप इस रो पे, ये जो मतलब रिलेशनशिप बनी है, इस लाइन पे कर्सर नहीं ले जाते, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कॉमन कॉलम कौन से हैं। लेकिन ज्यों ही आप लाइन पे कर्सर लेके जाते हो, दोनों कॉलम हाईलाइट हो जाते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो किसके किसके बीच बनी हुई है। दूसरा, ये जो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 का मतलब होता है कि यहाँ यूनिक वैल्यू है इस साइड में, यानी इस टेबल में यूनिक है, और यहाँ भी 1 है, मतलब इस टेबल में भी यूनिक है। अगर इस टेबल में सेम कॉलम में मल्टीपल यानी डुप्लीकेट वैल्यू होंगी, तो ये 1 की जगह क्या आएगा? स्टार आ स्टार। जाएगा। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिलेशनशिप जो बनी है वो 1 to मैनी बनेगी। फिर आप 1 to 1 नहीं बनेगी। कैसे? इसी कर्सर, इसी लाइन पे कर्सर लेके जाओ, क्लिक करो, राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज पे चले जाओ। प्रॉपर्टीज पे जब जाओगे तो ये पेन दोबारा से ओपन होगा, और यहाँ देखो क्या लिखा है, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी में 1 to 1 लिखा हुआ है। 1 और to 1 इसमें का हमेशा मतलब डायरेक्शन बोथ होता है। ये कर सकते हो, मतलब मोस्टली बोथ ही होता है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है। मोस्टली ऑप्शन आपको 1 to मैनी में मिलता है या मैनी टू मैनी में मिलता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि वो उसमें फिर एक ही तरफ फ्लो होता है ना। अब जैसे 1 to मैनी है, मैं 1 to मैनी अगर करता हूं तो देखो बोथ का भी ऑप्शन आ रहा है और सिंगल का और भी आ रहा सिंगल है। का भी, हाँ। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, बट अभी के लिए आप सिर्फ रिलेशनशिप समझो कि रिलेशनशिप क्या होती है, कैसे बनती है। ठीक है, कैसे पहचानते हैं उसको। ये रिलेशनशिप हमारी एक्टिव है। ठीक है, अब सपोज अगर मैं यहां से इसको इनएक्टिव कर दूं, तो मैंने इनएक्टिव कर दिया, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे डॉटेड लाइंस आ जाएंगे। डॉटेड लाइन, यानी आइडेंटिफिकेशन आपका क्लियर हो गया कि रिलेशनशिप तो बनी है बट एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। तो एक्टिव कैसे करना है? प्रॉपर्टीज पे जाके और मेक रिलेशनशिप, ये है ना, इसको चेक कर देना है और सेव। अब ये एक्टिव रिलेशनशिप हो गई। दूसरा, मैनेज रिलेशनशिप पे जाओ और यहां से भी आप एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। ठीक है, तो रिलेशनशिप 1 to 1 जो भी हम कैसे बनाते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, क्लियर है? हाँ सर। चलो अब वापस आ जाते हैं टेबल व्यू में। जब आप यहाँ पे, अभी देखो आपने रिलेशन एक्टिव भी कर रखी है, ठीक है, रिलेशनशिप एक्टिव कर रखी है, आपने सेलेक्ट कॉलम्स भी यूज कर रखा है, बट आपका आंसर क्या आ रहा है? वही क्रॉस ज्वाइन वाला। अब इसको अगर हमें बनाना है तो कोई बताएगा? किसी को आइडिया है कि हम रिलेटेड टेबल कहाँ यूज करेंगे ऐसी सिचुएशन में? सबसे मैं आगे, सेलेक्ट कॉलम से पहले कर लेंगे।
एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ जिससे कि चीजें क्लियर दिखें। ये हमारी दूसरी टेबल है और इसमें हमने ऐसे लिखा शीट 1 और इसको हमने सेलेक्ट कॉलम्स के अंदर ये डिपार्टमेंट लिखा और फिर इसको ये लिखा और ये हमने यहाँ पे, अरे हट जा भाई, हमने यहाँ पे क्लोज किया और इसको हमने अरे ऐसे क्लोज किया और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप साफ सुथरा लिखोगे एटलीस्ट दूसरा समझ पाएगा कि भाई लिख क्या रहे हो। ठीक है, बाकी आप कैसे भी लिखो, रिप्लाई सेम आना है, रिप्लाई में नहीं अंतर होगा। नाउ अब हाँ, अब आप बताओ कि आप कहाँ बोल रहे थे, कहाँ लिखना है। फोर्थ रो पे सिलेक्टेड कॉलम से पहले रिलेटेड टेबल करेंगे तो ये वो पूरा का पूरा पास हो जाएगा। हाँ, ओके, यहाँ पे मैं रिलेटेड टेबल लिख रहा हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट किया और से लास्ट में क्लोज करेंगे, मतलब जनरेट से पहले। हाँ, हाँ सेलेक्ट कॉलम ठीक है, का ठीक है, इस पे मैंने क्लोज कर दिया। देखो ये जिगजैग लाइन आई। अच्छा, टेबल 2 से पहले होगा ये। नहीं, एक मिनट। रिलेटिव फंक्शन एक्सपेक्ट अ टेबल रेफरेंस फॉर आर्गुमेंट 1 बट अ टेबल एक्सप्रेशन वाज यूज्ड। अच्छा, वो कह रहा है कि रिलेटिव फंक्शन एक्सपेक्ट टेबल रेफरेंस, देखो जो टेबल टेबल 2 का से पहले रेफरेंस है। होगा। ओ, वो कह रहा है एक्सप्रेशन नहीं चलेगा, आपको टेबल देना पड़ेगा। करेक्ट, ये क्या है, सेलेक्ट कॉलम्स क्या देता है आपको, टेबल एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्रेशन आता दे है। रहे हैं। हाँ, ये कहता है मुझे फिजिकल टेबल टेबल चाहिए। चाहिए, मैं वर्चुअल टेबल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो हम इसमें ऐड कौन टेबल बनाने के लिए डायरेक्टली टेबल बना सकते हैं इसके अंदर। सिंपल सी, ऑप्शन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिलेटेड टेबल कहता है मैं फिजिकल टेबल एक्सेप्ट करूंगा, वर्चुअल टेबल नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ओके। अब फिजिकल टेबल आपको देनी है, वहां पे ये यूज होगा। तो तो फिर सिलेक्ट कॉलम से एक टेबल बनाएंगे क्या? नहीं, फिर ये हमने सेलेक्ट टेबल, जो हमने ये सेलेक्ट कॉलम्स हमने यूज किया कॉलम से है, पहले टेबल उसकी बेस टेबल हमने क्या ली है, ये। टेबल 2। हाँ, तो टेबल 2 हम इसमें इससे लगा पहले। देंगे रिलेटेड टेबल और ये हमने लगा दिया। अब हमारा आंसर वही हो जाएगा क्योंकि ये बेस टेबल है। हाउएवर ये वर्चुअल टेबल के कॉलम्स हैं और ये भी, मगर बेस टेबल का टेबल 2। हाँ, ये बेस टेबल पे रिलेटेड फंक्शन आपने यूज कर लिया, बाकी जो वर्चुअल है वो बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आउटपुट वर्चुअल है बट इसका आउटपुट फिजिकल टेबल है। समझ में आया? और हाँ, समझ गया मैं, ये क्योंकि उसकी रिलेशनशिप वहाँ बनी हुई है ना टेबल 2 पे ऑलरेडी, तो इसीलिए वो ले रहा है नीचे टेबल 2 को ना, टेबल करेक्ट, एज अ टेबल। वहाँ वो वाला करेक्ट, एरर नहीं आ रहा, नेम वाला, बिकॉज ऑलरेडी रिलेशनशिप बना हुआ है। राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रिलेटेड टेबल को हमेशा क्या चाहिए, फिजिकल टेबल चाहिए फिजिकल जो टेबल अवेलेबल हो। वर्चुअल टेबल वो एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं का। तो हमने क्या किया, जो हम ये वर्चुअल टेबल सेलेक्ट कॉलम के बेस पे बना रहे थे, उसमें सप्लाई टेबल जो हो रही थी वो फिजिकल टेबल थी, हमने उसी से रिलेशन बना दिया। बिकॉज ये कॉलम जो बन रहे हैं वो आइडली इसी के बेस पे बन रहे हैं। राइट। तो जब इसी के बेस पे बन रहे हैं तो इससे हमने रिलेशन बना दिया और बाकी उसके बाद वो कॉलम वर्चुअली आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सेम अगर मैं जनरेट ऑल के साथ जाऊं तो जनरेट ऑल में टेबल 1 हमने ले लिया, कॉमा, इसमें भी हम सेलेक्ट कॉलम्स, ठीक है, और सेलेक्ट कॉलम्स के अंदर जो सप्लाई आर्गुमेंट क्या है, टेबल, और टेबल हम यहाँ पे फिजिकल टेबल दे रहे हैं, टेबल 2, करेक्ट।
तो जो टेबल 2 हम दे रहे हैं उसी में हम रिलेटेड टेबल लगा देंगे, क्योंकि रिलेटेड टेबल कह रहा है कि हमें फिजिकल टेबल चाहिए भाई, मैं वर्चुअल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, कॉमा। अब हम क्या करेंगे, नेम, यानी अगर हम नेम नहीं देते हैं, चलो एक बार इसको ना बिना उसके लेके चलते हैं, ये भी एरर देता है या नहीं देता है वो देख लेते हैं। ये भी हमें सेम एरर दे रहा है कि एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वही हमारे पास चॉइस बची। अब समझ में आया कि सेलेक्ट कॉलम्स का यूज हम क्यों करते हैं वर्चुअल टेबल बनाने के लिए, जहां पे नेम हमारा ओरिजिनल जो आ रहा है वो हमें चाहिए ही नहीं, वो हम कहीं बदल भी नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे दूसरे डेक्स इम्पैक्ट ना हो, लेकिन हम यहाँ टेम्परेरी तौर पे कुछ कॉलम्स का रीनेमिंग कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल टेबल एज इट इज है। ठीक है, हाँ, बिकॉज सेम टेबल पे दो कॉलम का नाम सेम नहीं हो सकता ना, करेक्ट, इसलिए वो नहीं ले रहा है। राइट। ये डेक्स का रूल है कि सेम कॉलम नेम आप सिंगल टेबल में रखोगे 2 बार तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और होता क्या है कि जनरेट ऑल 2 टेबल के सारे कॉलम कोलेक्ट करके एक टेबल बनाता है, और जब एक टेबल बन जाएगी और वहां पे सेम नेम होंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेलेक्ट कॉलम्स हमने लगाया, रिलेटेड लगाया, और रिलेटेड में टेबल 2 हमने डाल दिया जिससे कि हमारा रिलेशनशिप बन जाए। दूसरा, इसमें हमने कर दिया, अब की बार हम लिख रहे हैं टेबल टू एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा लगा के एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं टेबल 2 से, और ब्रैकेट क्लोज। और ये देखो आपकी इंफॉर्मेशन आ गई, इसका नाम टेबल 2 एम्प्लॉय आईडी, ऐसे की आइडेंटिफिकेशन भी हो गया कि हाँ टेबल 2 से ये एम्प्लॉय आईडी सप्लाई हो रही है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, जनरेट ऑल का। हमें कब क्या रिक्वायरमेंट है, कब कैसी रिक्वायरमेंट है, वो हम जनरेट या जनरेट ऑल के बेस पे कर सकते हैं। अब मोस्टली ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जैसे आपके पास कैलेंडर है पूरे साल का, ठीक है, लेकिन आपको डेट चाहिए सिर्फ 1 महीने की, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो कि कॉमन डेट आपको मिल जाएंगी और यहाँ पे पूरे साल का भी रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट जैसी आएगी उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट तो तब आएगी जब हम पहले डेक्स पता तो हो कि अगर ऐसी कभी रिक्वायरमेंट आएगी तो डेक्स हम क्या यूज करेंगे। इसलिए मैं सारे डेक्स पहले बता रहा हूँ, उसके बाद हम इन पे जाएंगे कि कब कहाँ कैसे क्या यूज करना है। ठीक है, लास्ट क्या है, जनरेट सीरीज। जनरेट सीरीज भी आपको टेबल ही प्रोवाइड करता है, बट सिंगल कॉलम के साथ। ठीक है, यूज ऑफ जनरेट सीरीज। ठीक है, जनरेट सीरीज हमने किया। जनरेट सीरीज में देखो क्या कह रहा है, स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू। कोई मुझे बताएगा कि ये क्या किसका सिमिलर फंक्शन है जो हम पावर क्वेरी में भी यूज करते थे। अच्छा, वो तो वो है ना इंडेक्स इंडेक्स का, इंडेक्स करने का या सीक्वेंस करने का। करेक्ट। तो सपोज स्टार्ट वैल्यू में 10 दे रहा हूं, ठीक है, और अब यहाँ वहां पे क्या था कि वहां पे आप एंड वैल्यू नहीं देते थे, सिर्फ स्टार्ट वैल्यू देते थे कि यहां से स्टार्ट करना है, और इंक्रीमेंटल देते थे।
एंड वैल्यू ऑटोमेटिकली जितनी रो होती थी वो सिस्टम हाँ कंसीडर वो कर तो लेता है। था। लेकिन यहाँ पे एंड भी है कि स्टार्ट आप 10 से कर रहे हो, सपोज एंड आप 20 पे कर रहे हो, तो इंक्रीमेंटल कितने का चाहिए? मान लो मैं फिलहाल में 1 का ले रहा हूँ, तो क्या होगा, ये 10 से लेके और 20 तक मुझे हर एक रो जनरेट कर देगा। 10, 11, 12, 13, 14, यानी पूरी बीच में जो सीरीज है वो बना दी। नाउ मैं इंक्रीमेंटल 1 से बढ़ा के 2 कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा? 10, 10, 12, 12, 16 14, 16, 18, 20 सीरीज कर रहा है, बट जो भी इंक्रीमेंट आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग। नाउ मैं यहाँ पे बढ़ा के कर दे रहा हूँ 50, एंड वैल्यू 50, और इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ 3 का। अब देखो 10, 13, 16, 19, 22, ठीक है। अब ये देखो 50 हमने एंड जरूर दिया था, लेकिन क्या 50 सीक्वेंस में आ रहा है? तो जब नहीं आएगा तो फिर वो नहीं देगा। जो भी लेसर वैल्यू होगी वो प्रोवाइड कर देगा, हायर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप 1 के इंक्रीमेंट पे जाते हो तो वो आपको पूरा का पूरा वैल्यू, जितनी स्टार्ट और एंड है सारी वैल्यूज देता है, क्योंकि 1 हमारा सबसे डिवाइड हो जाता है, लेकिन 3 डिवाइड नहीं होता। 10 के बाद +3 करते जा रहा है वो, 49 डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन 10 के बाद अगर आप देखोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा रिमेनिंग वैल्यूज, ठीक है। 10 के बाद 39 बचा ना, और 39 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 13 पूरा पूरा क्रॉस हो जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, डेसिमल में कुछ भी नहीं आएगा। तो जनरेट सीरीज बहुत सिंपल है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नंबर दो, आप डेट भी दे सकते हो, लेकिन डेट आपका होना चाहिए इन नंबर। अगर मान लो मैं यहाँ पे डेट देता हूँ, सपोज डेट दे दी मैंने 7/1/2026, ठीक है। और डेट हमेशा कोट्स में जाती है। हमने जब डेटा टेबल पढ़ा था तब भी हमने यही सीखा था, ठीक है। नाउ ये 7/1 की जगह 31 मैंने कर दिया, और इंक्रीमेंटल ऑफ 1, सॉरी। अब देखते हैं, एरर जनरेट कर दिया। क्या कह रहा है? टेक्स्ट मस्ट मांग बी नहीं ए दे रहा ना, न्यूमेरिक न्यूमेरिक होना चाहिए। और डेट टाइम टाइप। ये क्या है? टेक्स्ट है। तो ये जो डेटा टेबल में हमने यूज किया था कोट्स, वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ एक्सेप्ट करवाना ही है तो कैसे करोगे? आप इसको लिखोगे डेट, और ईयर कितना है 2026, कॉमा मंथ कितना है 7, मंथ 7, कॉमा डेट डेट है 1। 1, और ये डेट फंक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है। इसमें भी डेट फंक्शन डालोगे, और डेट फंक्शन में क्या लिखोगे? ईयर 2026, कॉमा मंथ 07, कॉमा डेट, सॉरी डे 31, और क्लोज। अब ये दे देगा आपको, देखो 31 जुलाई तक दे दिया, 1 जुलाई से 31 जुलाई। तो यहाँ पे दो ही चीजें एक्सेप्ट करता है, या तो डेट फॉर्मेट हो, लेकिन वो डेट फॉर्मेट प्रॉपर डेट फॉर्मेट हो, कोट्स वाला नहीं, या न्यूमेरिक नंबर हो, ठीक है। नाउ इसमें एक और चीज कि हम इसमें डेसिमल भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। यूज ऑफ जनरेट सीरीज विद डेसिमल, ठीक है। तो हमने जनरेट सीरीज लिखा। अब मान लो
10.1 से मैंने स्टार्ट किया, कॉमा 25.5 तक मुझे जाना है, कॉमा इंक्रीमेंटल जो है वो 0.5 का है, या मैं यहाँ 1 भी दे दूंगा चलेगा, ठीक है। मैं पहले 1 दे रहा हूँ, फिर 0.5 का करेंगे। अब देखो मैंने 1 का इंक्रीमेंटल दिया तो 10.5 स्टार्ट वैल्यू है, फिर 11.1, फिर 12.1, 13.1, 14, यानी 1 का इंक्रीमेंट है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमने लास्ट क्या दिया था 25.5, लेकिन इसने कहाँ तक दिया 25.1 तक, यानी हमेशा लेसर वैल्यू जो भी लास्ट अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग देगा। अब अगर ये 25 को कवर करता तो ये 26.1 हो जाता, तो 26.1 अलाउ नहीं है क्योंकि 25 लास्ट है, इसलिए उसने 25.1 तक दिया। नाउ अगर मैं यहाँ पे 0.5 का दे दूं तो 161616 देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 0.02 का कर देता हूं, अब ध्यान से देखना 0.02, यानी ये 10.10 है, ये 10.12 होगा, फिर 14, फिर 16, 18, इस तरीके से। तो ये है आपका जनरेट सीरीज, जनरेट सीरीज लाइक एन इंडेक्स, ठीक है। इसमें आप अगर इंक्रीमेंट दिखाओ, जैसे मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 20 लिखा, और मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंटल दे दिया -1 का, तो क्या होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 0 से नीचे कैसे जाए जब आप +1 यहाँ दे प्लस दे रखा है आपने। यहाँ पे अगर मैं भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, -10 से 20 करते हो और -1 देते हो तब भी ये नहीं लेगा, मिनिमम इंक्रीमेंटल आप चाहिए। नहीं, अगर 20 से स्टार्ट करें और 10 रखें एंड वैल्यू -1 करें ओके, तो हो जाना लेट्स चाहिए सी, रिवर्स वो ऑर्डर। भी ट्राई करते हैं। 20 से मैंने स्टार्ट किया, कॉमा 10 जा रहे हैं, कॉमा -1। अच्छा, वो खाली इंक्रीमेंट ही मांग रहा है। इंक्रीमेंटल मांग रहा है, माइनस नहीं एक्सेप्ट करेगा, नहीं है। सो हम्म, 0 से ज्यादा होना कुछ चाहिए। तो वो करेगा इंक्रीमेंट। हाँ, कुछ हाँ, तो 0 से इंक्रीमेंट ज्यादा करेगा, होना तभी चाहिए। तो आगे बढ़ेगा। हाँ, तो चाहे आप 0.01 लिखो, चाहे 0.001 हाँ, लिखो, अब मैंने 0.001 लिख लिया तो इंक्रीमेंटल कर दिया। यहाँ पे अब मुझे वैल्यू 10 करनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं 20 करूंगा तो मुझे बहुत सारी रो मिलेंगी। ये देखो, देख रहे हो, 1 लाख रो बन गई जाके, और कितनी फुर्ती में 1 लाख रो जनरेट कर दी उसने, देख रहे हो, टाइम नहीं लिया उसने। तो जनरेट ऑल, जनरेट सीरीज, कुछ भी डाउट हो तो पूछो। ओके, अब हम आते हैं एक और फंक्शन है हमारा, आई थिंक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ बिकॉज वो लुक लाइक जनरेट सीरीज ही है। यूज ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर टेबल। कैलेंडर जब आप करते हो
तो कैलेंडर भी आपका तो वो इसी भी तरीके से काम करता है। हम्म ठीक है, कैलेंडर क्या करता है, स्टार्ट डेट मांगता स्टार्ट है। डेट टाइम। अब देखो स्टार्ट डेट मैं फिर वही कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं लेगा, वो डेट से ही लेगा। एक बार ट्राई करते हैं फिर देखते हैं, होपफुली ले लेना चाहिए, और अगर नहीं लेगा तो नहीं फिर लेगा। देखेंगे। ठीक है, एंड वैल्यू क्या होगी हमारी, 07/31/2026। अरे 27 लगाया तो 27 ही करना पड़ेगा। अच्छा। हम्म, ठीक है, और ये हम्म, कर दी दे जनरेट, दिया। अच्छा, मुझे पता था अच्छा ये कर कैलेंडर लेगी। टेबल ये टेक्स्ट टेक्स्ट एक्सेप्ट कर लेगा ना इसका। कैलेंडर आपका वो टेक्स्ट खाली जो है एक्सेप्ट कर न्यूमेरिक के लेता लिए है, है। लेकिन जनरेट हम्म सीरीज आपका सिर्फ हम्म न्यूमेरिक वैल्यू या डेट वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ये फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लेता है। हम्म तो जो भी आप करना चाहते हो, जैसे मान लो आप पूरे महीने की एमआईएस बनाना चाहते हो, तो आप एक ये जनरेट कर दो। ठीक है, हम्म नाउ कई लोगों को पता होगा कि वो एमआईएस में पूरे महीने का एक प्राइमरी वर्क टाइप भी रखते हैं, एक टेबल एक शीट पे, और एक शीट पे उनका मल्टीपल वर्क टाइप पे वो जो काम करते हैं वो भी रखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वर्क टाइप के लिए आप इसको यूज कर सकते हो जनरेट के साथ। यहां से क्या होगा, पूरे महीने की डेट जनरेट हो गई, और दूसरी टेबल में आपके पास सारे यूजर के प्राइमरी वर्क टाइप होंगे। दोनों को आप जनरेट फंक्शन के साथ यूज करोगे क्रॉस ज्वाइन के थ्रू, विदाउट रिलेशनशिप। तो क्या होगा, हर एक यूजर की फर्स्ट डेट भी जनरेट होगी, हर एक यूजर की सेकंड डेट भी जनरेट होगी, हर एक यूजर की थर्ड डेट, यानी हर एक यूजर की 1 से 31 तक की डेट जनरेट हो जाएंगी। लॉजिक समझ में आया? हाँ जी। टेबल में क्या होता है, आपका एक रो होता है एक डेट का, राइट। करेक्ट। तो यहां से हर एक डेट जनरेट हो गई, और सपोज दूसरे टेबल में आपकी एम्प्लॉय आईडी और प्लस उनका वर्क टाइप है, तो दोनों को जब क्लब करोगे तो हर एक यूजर की 31 रो बन जाएंगी क्रॉस ज्वाइन के थ्रू। हाँ, प्राइमरी प्राइमरी हो जाएगा वो हर डेट प्राइमरी का हो एक जाएगा। हम्म, ठीक है, बट मेक ठीक है। श्योर कि पता चले कि अगर आपके वर्क टाइप में दो दो वर्क टाइप हैं, तो क्रॉस क्या करेगा, 62 रो बना देगा, यानी 62 रोज। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कैलेंडर बन गया। अब एक और कैलेंडर में ही डेक्स है, वो है कैलेंडर ऑटो। वो भी आपको आउटपुट टेबल में ही देता है। यूज ऑफ कैलेंडर ऑटो। ठीक है, कैलेंडर ऑटो क्या करता है, कैलेंडर ऑटो आपको, अगर यहाँ पे आप कुछ भी नहीं देते हो, सिर्फ कैलेंडर ऑटो को ओपन एंड क्लोज कर दो, वो क्या करेगा, आपके ऐसे कैसे हो सकता है, एक मिनट, कैलेंडर ऑटो, return a table with one column of date calculated from the model automatically। किसी टेबल में डेट का कॉलम है, उसका रेफरेंस देना है यहाँ पे। एक मिनट में दोबारा से ट्राई करता हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद। आई थिंक ये पिछली बार बताया था, कैलेंडर डेट का 2 कॉलम को लेता है वो, और उसके बाद मिनिमम और ऑटो मैक्सिमम उठाता डेट है वो, बनाता है। ऑटो उठाता उसी की उठाएगा ना, जिस हाँ, है। अगर जो पूरे मॉडल से ये चेक करता है, सबसे बड़ी बात। हाँ हाँ, ठीक है, और क्या हमारे पे था, वो सीट बंद थी ना पहले वाली, ये है ना यूज उसमें ऑफ नहीं है। जनरेट अच्छा सीरीज, में इसको देख लेता हूँ एक बार। हाँ, नहीं, ये किसी टेबल को नहीं नहीं देगा। मगर इस अच्छा कैलेंडर
अच्छा 1 मिनट, अगर मैं कोई एक डेट कैलेंडर मैंने एक बनाया ना, हाँ इस कैलेंडर को मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं कैलेंडर ऑटो को ओपन एंड क्लोज करता हूँ। नहीं, कुछ ऐसा हो रहा है जो सिस्टम कैप्चर नहीं बेस कर, कॉलम कह रहा है ना, ऑफ डेट कॉलम टाइप। ये बिना उसके ही लेता है, पूरे मॉडल से अच्छा, खुद तो फिर ही। नहीं, फिर ये जो स्टार्ट कहाँ से करेगा, फिर इसे कैसे पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट करनी है? ये मिनिमम डेट उठाता है, यानी जो तो भी ये है ना, जितनी भी टेबल है उस टेबल अच्छा, में से, उसमें से जो है, जो सारी सबसे टेबल्स में जो मिनिमम पहले की टेबल होगी वो होगी। उठाएगी। नहीं नहीं, फिर अच्छा, से जो क्लियर कर सबसे रहा हूँ, लास्ट। सुनो। सारी टेबल को चेक करेगा। आप ठीक अगर है। ध्यान से देखो तो ये रिटर्न में क्या लिखता है, ये भी हाँ देखो। हाँ, बेस, हाँ, रिटर्न ए टेबल विद 1 column of कॉलम, dates डेट calculated from the model automatically। ऑटोमेटिकली, हाँ। तो सारे टेबल से ये पहले मिनिमम डेट जो होगी उसको सेलेक्ट करेगा। ठीक, अब सपोज हम्म, इसको मिनिमम डेट मिल गई अप्रैल की, ठीक है, हम्म, तो ये क्या करेगा, उस अप्रैल अप्रैल मंथ से और लेके, ईयर, नहीं अप्रैल से हम्म, नहीं, मंथ और ईयर, उस ईयर हम्म, की 1 जैन से डेट जनरेट करेगा, ओके, और जो मैक्सिमम डेट होगी उसके हम्म, दिसंबर की 31 तक जनरेट करेगा। मान लो अच्छा अच्छा आपके अच्छा, एक पास, साल की करता है। 1 साल नहीं करता ये भाई, मैं देखो एक्सेल में एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 साल नहीं करता, वो बहुत साल की करता है। मान लो आपके सारी उसने टेबल चेक की, ठीक है, हम्म, तो एक डेट मिली उसको, मान लो 4 अप्रैल 2000 ही कर दो, ठीक है, 4 अप्रैल ओके, 2000। दूसरी डेट मिली उसको 1999, ठीक है, हम्म, और तीसरी डेट जो मिली वो एक मिल गई इसको, मान लो 7/2/2026। अब ये क्या करेगा, हम्म, ये मान लो सारी टेबल में ये डेट्स हैं, अब वो मिनिमम डेट को ढूंढेगा। ये मिनिमम मिल गई 1999 की, 99, ठीक है, तो वो इस ईयर की 1 जैन से ये, डेट जनरेट करेगा, ठीक है, अच्छा, और 31, और 12, मैक्सिमम डेट ये 26, मिली तो इसका 31 हम्म, दिसंबर तक करेगा। समझ गया। ये फिर स्टार्ट डेट लेगा, ये एंड डेट लेगा, और बीच की सारी डेट जनरेट सारी डेट, करेगा। इस तरीके से वो करता है। अभी मैं इसमें देखता हूँ कि ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, बट जो बिहाइंड द लॉजिक है वो मैंने आपको समझाया कि ठीक ये है। ऐसे ऑटो करता है। इसलिए ऑटो को यूज करने से पहले बहुत सावधानी, ठीक है, मोस्टली ऑटो यूज मत करो, बट कैलेंडर अगर, ही, हाँ कैलेंडर आप चले जाओ, बट कैलेंडर ऑटो पे अगर आप जा रहे हो तो बहुत सावधानी कि आप 100% श्योर हो कि डेट आपकी आगे पीछे नहीं है, क्योंकि ये डेट आपकी इसके बीच में आ जाएगी, तो ये इसको नहीं कंसीडर करेगा, और ना ही ये इस डेट को कंसीडर करेगा। वो उस डेट की 1st डेट ऑफ ईयर को कंसीडर करेगा। तो 1st डेट ऑफ ईयर यानी 1 जैन, और ये लास्ट डेट ऑफ ईयर यानी 31 दिसंबर, ठीक है। इस तरीके से ये ऑटो जनरेट करता है, बट कुछ है गड़बड़ तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं उस पर करता हूँ कि ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, बट ऐसे करता नहीं है, उसमें ओपन एंड क्लोज ही करो, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता है। माइट भी इसका तो इम्पैक्ट नहीं है, रिलेशनशिप तो हट चुका है। 1 मिनट, रिलेशनशिप हटा है, अरे यहीं से डिलीट कर देते हैं। ना, वो कुछ और चैलेंज है। फंक्शन कैन नॉट फाइंड ए बेस कॉलम ऑफ डेट टाइम टाइप ऑफ इन द मॉडल। ओ अच्छा, ये सीन है, यहाँ पे डेट नहीं है,
यहाँ भी डेट नहीं है, यहाँ भी डेट नहीं है, डेट ही यहाँ भी नहीं है। डेट नहीं है, ये डेट है। अच्छा ये तो है। इसमें तो है। डेट टाइम के साथ है, उससे तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। हाँ डेट टाइम है। खाली डेट में करना है एक बार। हाँ, कैन नॉट फाइंड ए पेज कॉलम ऑफ डेट टाइप। डेट एक- टाइम टाइप, एक मिनट वो एक मिनट टाइप क्या ले रहा है उसका? मैं समझ गया। इसमें ना चैलेंज आ रहा होगा। इस पे जो हमने किया है, ये हमने ये यहीं वैल्यू पे दिखा डेट रहा है। यहीं पे डेट जनरेट की है। माइट भी ये पावर क्वेरी से एक्सेप्ट कर रहा हो। एक मिनट दो मुझे। उसका टाइप डेट टाइम कर देना ना बस, जो मैं कॉलम अभी यहाँ आप पे दिखा दे। डेट कर रहा हूँ, और डेट में क्या कर रहा हूँ, मैंने डेट ले ली। चलो 7/1/2025 कर दिया, और एक डेट कर दी 9/2/2026। हम्म, 26 ठीक है। हम्म, और लोड हम्म, अब आ गया। हाँ जी। ये आ गई। अब इसका हाँ डेट में है ये वैसे तो। अब देखो जनरेट कर दी ऑटो में। हाँ वो वहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है ना वहाँ पे। वो जो आप जो दिखा रहे थे ना, जो करी थी एक कॉलम था जो था, वो उस ऊपर वैल्यू दिखा रहा था ना, वो डेट टाइप नहीं था, इस वजह से नहीं कर रहा था वो। हाँ वही, वो जनरेट हमने की, वो डेट टाइप नहीं था, इस वजह से वो नहीं कर रहा था। हम्म, यहाँ पे उसने उठा लिया। अब देखो ध्यान से, हमने इसको डेट क्या दी थी, 1 जुलाई 2025, और ये दिया था 2 सितंबर 2026। और जो डेट जनरेट हुई हैं वो 1 जनवरी 2025 से जनरेट हुई हैं। हम्म, ठीक है। और लास्ट होगा दिसंबर 2026 तक। ये देखो, हम्म, हम्म, तो लॉजिक समझ में आ गया ये क्यों करता है और कैसे करता है। अब सपोज यहाँ पे एक और डेट बढ़ गई। मान लो मैं यहाँ पे जाके और इसको कर देता हूँ, इसको मैं 24 कर दे रहा हूँ। ठीक। अब इसका जो कैलेंडर ऑटो है वो बदल जाएगा। अब 24 आने लगी, 1 जनवरी 2024। और ये टाइम कौन सा ले रहा है? टाइम 12 बजे आता है। जब टाइम आप नहीं देते हो तो वो फ्लैट 12 बजे ही AM का देता है। ये हम ले लिया ना उसने। वो फ्लैट होता है, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आपका डेटा काम करता है कैलेंडर ऑटो में।